ऑडियो वीडियो सही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो सही है? और लोग जो भी हैं बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास आगे बढ़ाएं। पिछले क्लास में जैसे कि हम लोग देखे थे, अब तो पिछला क्लास नहीं, काफ़ी दिनों दुर्गा पूजा डीपी से पहले का ही था, रिमान इंटीग्रेशंस का 6 क्लास चला था। आज ये 7th क्लास होगा आज लगभग। हाँ, चलिए। तो कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मिला था और थ्योरी, यहाँ तक हम लोगों का एक बेसिकली जहाँ रिमान इंटीग्रेशंस की पार्ट था वहां तक क्लियर था। बाकी देखो, रिमान इंटीग्रेशंस थियोरेटिकली पेपर है, कुल मिलाकर के पूरे चैप्टर्स में अगर आप बहुत सारा क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो 15 से 20 क्वेश्चन, 15, जिसमें से लगभग 10 to 15 क्वेश्चन हम आपको करवा ही चुके हैं। 2 4 5 क्वेश्चन जो पैटर्न्स आएगा, जो प्रॉपर्टी आएगा, वहां से हम लोग लिखते हैं, तो उसके आधार पे हम लोग कंडीशंस लेकर के लिखते हैं। बाकी थ्योरी चल रहा है। और आप लोगों का एक क्वेरीज रहता है, आप जब बुक से, जब आप कभी कोई लोग ना बुक को लाइनिंग बाय लाइनिंग देखने लगते हैं, तो आपके हर एक पॉइंट्स को छूटने वाला नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। बशर्ते कि जो पढ़ाने का एक पैटर्न्स है वो उसको फॉलो करते हुए हम चलते हैं, तो आगे पीछे हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर ये वाला छूट गया, ये छूट गया, ये होगा या नहीं होगा, इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। जो पैटर्न है हमारा पढ़ाने का, हम उसी पे पढ़ाएंगे और टोटल चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, एक आज का वो आपको जो पैटर्न्स दिख रहा होगा वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी समस्याएं नहीं है। चलिए, तो बढ़ा जाए आगे। एक थ्योरम प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ते हैं, और प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम ही इसको कहा जाए, तो थ्योरम जो है हमारा कहता है कि अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है, मान लीजिए कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस, on A to B, then f belongs to R over A to B। इसका मतलब क्या होता है ना, f belongs to R over A to B, f is Riemann integrable on A to B, is a bounded closed interval A to B। अगर कंटिन्यूअस होगा कोई भी फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब वो क्या है ना, रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन से रिवर्स नहीं होता है, पर चलिए कंटिन्यूअस है और इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। कंटिन्यूअस और मोनोटोनिक, आज 2 थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे, और इस पे एक आध क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको भी देख लेंगे। फिर प्रॉपर्टीज में प्लस माइनस 4 से 5 अगर कंटिन्यू क्लास अगर हम लोग कर लिए, तो आज मंडे है ना, तो इस वीक में मतलब कि सैटरडे तक आपका टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा।
तो कंटिन्यूअस फंक्शंस की बातें कर रहा है, फंक्शंस होगा। अब तो पहले जो दिया हुआ है ना, जो गिवन डेटा है उसे लिखिए। सबसे पहले जब प्रूफ हम लोग लिखेंगे कि गिवन f be a continuous function on a to b, लेट। अब ये जो बाउंडेड इंटरवल दिया है ना, इसको हम लोग ले लेते हैं i, a to b be a given बाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, बाउंडेड का मतलब होता है कि फाइनाइट होगा, तो बड़ी वाली ब्रैकेट है तो एक तो ऑलरेडी फाइनाइट ही होगा, क्योंकि बड़ी वाली ब्रैकेट जो होता है वो फाइनाइट के लिए होता है। इनफाइनाइटली में छोटी, जहां भी इनफाइनाइट होगा वहां छोटी ब्रैकेट यूज करते हैं। और क्लोज्ड बाउंडेड फंक्शंस के अप्रोग अगर रेफरेंस में लिया जाएगा तो बाउंडेड भी हम लोग लिख सकते हैं, तो क्लोज इंटरवल है। अब इसके बाद एक पार्टीशंस भी हम लोग मानते हैं, लेट पी इक्वल टू, देखिए कुछ चीजें हैं ना जो कॉमन है, जो आपको बराबर आने वाला है, a इक्वल टू x0 x1 x2 xn जो b के बराबर है, बी अ पार्टीशन ऑफ किसका, i का। पार्टीशंस का मतलब कि एक इंटरवल होगा और इंटरवल को हम लोग मेनी टाइम्स इसको कट करते हैं, मतलब पार्ट में लेके जाते हैं। तो ये हो जाता है x0 x1 x2, ये हो जाएगा x3 और बढ़ते बढ़ते कहां तक, ये xn तक आ जाएगा, यानी n इक्वल पार्ट में। सर कभी कभी लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब ये जब कंप्लीट होगा तभी आपको भरोसा होगा, ठीक है ना। अभी आप पढ़िए, लास्ट समय में हम फिर बातें करते हैं इस सब के बारे में। तो ये जो पार्टीशंस दिया हुआ है, पार्टीशंस जो दिया हुआ है, पार्टीशंस में जो एक सब इंटरवल होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब एक पार्ट 2 का एक छोटा सा टॉपिक है। एंड गिवन दिया क्या है ना कि f इज कंटिन्यूअस ऑन a to b। तो पार्ट 2 में एक चीज पढ़े थे कि कोई भी कंटिन्यूअस होगा तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा, देन f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन a to b। ये ध्यान, ये चीज है पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं इसको, कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म एक पैटर्न है, एक फंक्शंस होता है, पीस वाइज हम लोग कहते हैं, और फिर पीस वाइज को हम लोग कंटिन्यू लेकर के जाते हैं, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहा जाता है। पीस वाइज का हर एक पॉइंट्स पे जब कोई कंटिन्यूअस हो जाएगा तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहा जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस अगर इस पे है तो यूनिफॉर्मली पॉइंट वाइज से आता है फिर एक कंप्लीटली, मतलब ऐसा समझिए कि यूनिफॉर्मली भी एक तरह का कंटिन्यूअस ही होता है, जो इंटरवल के हर एक पॉइंट पे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इसका जो एक डेफिनेशंस होता है ना, देन देयर एग्जिस्ट, है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना, सच दैट देयर एग्जिस्ट डेल्टा लिख दीजिए, है ना। To every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx dash minus f of x double dash is less than 0। ये होता है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का डेफिनेशन। अगर आपको ना पता हो, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस होगा, तो पॉइंट्स हर एक पॉइंट्स पे चेक करते हैं। तो यूनिफॉर्मली के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, आगे हम लोग यूनिफॉर्मली पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स में, ये रिमान के बाद हमारा आ जाएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, तो वहां भी हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्मली का। बाकी आप यहाँ पे एज ए डेफिनेशंस के तौर पे ध्यान में रखिए कि कोई अगर कंटिन्यूअस है तो उसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब
इसमें जितना सारा पॉइंट होगा हर एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा। और इसके डेफिनेशंस में आ जाता है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन डेल्टा के बारे में आपको पता है, बहुत बार हम लोग जिक्र कर चुके हैं। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स डबल डैश लेस देन एप्सिलॉन, हर एक पॉइंट पे। तो ये अलग अलग पॉइंट्स के लिए ये काम करेगा और अलग अलग वैल्यूज होगा। एप्सिलॉन डैश ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब ये जो वैल्यूज मिलेगा ये एक्स डैश और एक्स डबल डैश वो कहाँ का मिलेगा, इस इंटरवल का कोई भी 2 पॉइंट्स मिल सकता है ना। तो यही पे लिखा जाता है कि फॉर ऑल एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश कहाँ से आएगा, तो ए बी से आएगा, एंड एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा होगा। एज अ डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, और फंक्शंस का जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होता है उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन भी होता है एकदम पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, और डेल्टा भी होता है पॉजिटिव रियल नंबर, दोनों होता है, वेरी वेरी स्मॉल दोनों होते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, आर्बिटरी कहा गया है इसको, इसीलिए अपनी स्वेच्छा के हिसाब से अपनी इच्छा के हिसाब से हम लोग इसको कंप्लीटली लिख भी सकते हैं। तो यहां तक कंप्लीट है। अब देखिए कंटिन्यूअस है एंड एफ अगर कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड भी होगा, है ना। एंड आ जाइए एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी देन इट इज ऑल्सो बाउंडेड। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि फाइनाइटली वैल्यू दे रहा है ना। इट इज ऑल्सो बाउंडेड ऑन ए टू बी, और अगर ए टू बी अगर बाउंडेड है देन इट हैज, अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो अब ये क्लोज बाउंडेड इंटरवल है ना, तो क्लोज बाउंडेड इंटरवल है, कंटिन्यूअस है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी होगा मिनिमम वैल्यू भी होगा, यानी कि ये बाउंडेड होगा। बाउंडेड अगर है इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू आ जाएगा। तो एंड देन इट हैज मैक्सिमम सुप्रीमम हम लिख देते हैं, है ना, मैक्सिमम एंड सुप्रीमम एंड इनफीमम वैल्यूज ऑन कहां से कहां तक, तो ए टू बी इंटरवल में सुप्रीमम भी होगा और इनफीमम भी होगा। अगर सुप्रीमम इनफीमम हो रहा है तो लेट कर लेते हैं कि एम आर इक्वल टू इनफीमम ऑफ एफ ऑन किस पॉइंट पे, तो अल्फा आर पे, किसी न किसी पॉइंट पे होगा, और एम आर को हम लोग मान लेते हैं सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन बीटा आर, किसी न किसी पॉइंट पे होगा, उस पॉइंट को हम लोग मान लिए हैं बीटा आर। दैट इज एफ अल्फा आर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एम आर, एंड कोई ना कोई वैल्यू देगा, और अगर कोई वैल्यू दे रहा है तो उसे हम लोग एक अल्फा मान ले कि अल्फा आर पे ये एम आर दे रहा है और बीटा आर पे ये कैपिटल एम आर दे रहा है, यानी कि सुप्रीमम दे रहा है। तो ये हो गया आपका, यहां तक जो क्वेश्चंस था वही लिखा गया है रिपीट करता हुआ। पहले क्या है ना कि अगर कंटिन्यूअस है, पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें तो वही लिखा गया है कि लेट एफ है ना गिवन एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन ए टू बी, और इसे हम लोग आई मान लिया, आई इक्वल टू ए टू बी एफ बी गिवन क्लोज इंटरवल लेट पी बी द पार्टीशंस, एक पी है जिसे हम लोग पार्टीशंस ले लिए, यहाँ तक काम था। अब अगर कंटिन्यूअस होगा तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का डेफिनेशन होता है कि एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स डबल डैश लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि अगर अदर नंबर्स के लिए लेना होगा तो एफ एक्स माइनस एफ वाई का जो मॉडुलस है वो लेस देन, एज ए डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा, और वेयर एक्स माइनस वाई इज क्या होगा, लेस देन डेल्टा। तो ये डेफिनेशन होता है यूनिफॉर्म का। अगर इस दोनों के बीच का डिफरेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो दोनों के फंक्शंस का बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन, और अगर लेस देन एप्सिलॉन है इसका मतलब क्या होगा कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का ये डेफिनेशन है, बाकी ये जरूरत आगे होगा, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन के तौर पे लिख लिए। अब कह रहा है कि अगर कोई कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड भी होगा, और अगर बाउंडेड होगा तो सुप्रीमम और इनफीमम वैल्यू भी होगा, और सुप्रीमम वैल्यू इनफीमम होगा तो एक को माने स्मॉल एम आर और एक को माने कैपिटल एम। स्मॉल एम आर किसी न किसी पॉइंट पे देगा तो अल्फा आर पे दिया, और बीटा आर पे दे दिया सुप्रीमम का वैल्यू। इतना तक आपका काम हो गया जो क्वेश्चंस कह रहा था। अब यहीं से हमारा काम हो जाएगा नाउ
एफ ऑफ अल्फा आर माइनस एफ ऑफ बीटा आर का मॉडुलस जो होगा वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। किस कंडीशंस के आधार पे, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के आधार पे। और एफ अल्फा आर माइनस एफ अल्फा आर का वैल्यू है स्मॉल एम आर माइनस इसका वैल्यू है कैपिटल एम आर। सो इन्फीमम एंड सुप्रीमम ये वैल्यूज हम लोग लिखे हुए हैं, इन्फीमम एंड सुप्रीमम लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। ये जरूरत पड़ेगा, आप मॉडुलस हटा, इसको ये बड़ा वाला वैल्यू है, ये छोटा है, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। देखिए रीमान दिखाना आपको क्या है, मेन कहानी अब स्टार्ट होगा। आपको दिखाना क्या है कि एफ क्या होना चाहिए, रीमान इंटीग्रेबल। और रीमान इंटीग्रेबल का कंडीशन है कि यूपी माइनस एलपी इज लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन। तो यहीं से हमारा काम होगा। चलिए यूपी माइनस एलपी का वैल्यू दिखाते हैं। अब यूपी का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर और डेल्टा आर माइनस सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर और डेल्टा आर। कॉमन चीजें हैं तो कॉमन चीज आप इसको ले सकते हैं, आर इक्वल टू 1 to n और एम आर डेल्टा आर माइनस एम आर डेल्टा आर। इसमें से डेल्टा आर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n और यहाँ बच जाएगा आपको एम आर माइनस एम आर इंटू डेल्टा आर। एम आर माइनस एम आर का जो वैल्यू है यहाँ देखिए लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। तो इस एप्सिलॉन को ही हम लोग सबसे छोटा नंबर से आ जाएगा और डेल्टा आर का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, देखिए एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है कि वेरी वेरी स्मॉल। तो वेरी वेरी स्मॉल है ना, ये आर्बिटरी है, हम लोग ना बराबर इस चीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख देते हैं। तो लेट अस चूज हम लोग कर देंगे एप्सिलॉन डैश बराबर ये जो वैल्यू मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एम आर माइनस सॉरी बी माइनस, ठीक है। अब ऐसा क्यों किए हैं, तो ये चलिए यहाँ पे रहने दीजिए, इसको लिखते हैं। अब देखिए एम आर माइनस एम आर का जो वैल्यू है वो क्या है, एप्सिलॉन है। तो एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पे और सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया एप्सिलॉन और डेल्टा आर का जो सम ऑफ लेंथ होगा वो क्या होता है, बी माइनस ए होता है। और इसी बी के वैल्यू को हम लोग क्या लिख देंगे, तो एप्सिलॉन ये ना एप्सिलॉन बाई बी बाई एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन इक्वल टू, उल्टा लिख दिए थे, एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन डैश बाई बी माइनस ए, एप्सिलॉन डैश बाई बी माइनस ए आ जाएगा इनटू बी माइनस ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल गया, एप्सिलॉन डैश। एप्सिलॉन डैश अब ये तो वेरी वेरी स्मॉल है। अब किसी छोटे नंबर्स को अगर आप माइनस, छोटे नंबर को आप माइनस मतलब किसी नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव नंबर से एज अ फाइनाइटली, तो वो भी स्मॉल ही बनने वाला है। भाव ये तो ऑलरेडी ना जीरो को अप्रोच करता हुआ होता है, वेरी वेरी स्मॉल और आर्बिटरी होता है, इसीलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बदल दे। बाकी अगर आपको ये चीज ना भी लिखना हो ना, लेट अस एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लेस देन आप एप्सिलॉन डैश लिख सकते हैं। दैट इज क्या मिल जाएगा कि यूपी माइनस एलपी इज लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो एफ इज क्या हो गया, रीमान इंटीग्रल। कुछ चीजें हैं जो आप इसमें से काट छांट कर सकते हैं, यहीं पे ये जरूरत हुआ है यहाँ पे। बाकी इस कंडीशंस में कोई ऐसा चीज नहीं था जो आपको यूज करना पड़ा है। जरूरत हो तो लिखिए, ना लगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी जरूरत हो उतनी ज्यादा लिखिए। प्रूफ मेनली आपको यहाँ से कंप्लीट है। मेन प्रूफ यहाँ से है, यूपी का ये फॉर्मूला होता है, एलपी का ये फॉर्मूला है, यहाँ से सिग्मा एक साथ लिखे हैं, डेल्टा आर कॉमन लेकर के लिखे हैं, एम आर माइनस एम आर हो गया। ये जो एम आर माइनस स्मॉल एम आर है, ये जो वैल्यू है वो कहाँ से मिला था हमको, तो ये क्या कहते हैं,
यहाँ से यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस से, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस से लेकर के हम लोग यहाँ पे सुप्रीमम माइनस इन्फीमम का वैल्यू लेस देन एब्सोल्यूट, ये तो सुप्रीमम इन्फीमम हुआ। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के लिए बिकॉज एफ इज क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, यूसी लिख दिया है, जिसके रीजन से ये लिखा गया है, बाकी बहुत बड़ा नहीं। देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमेशा बार बार रिपीट करता है। कौन सी, तो एफ बी ए गिवन फंक्शंस है, आई बी द इंटरवल, पी बी द पार्टीशंस, है ना, एंड ये जो है सुप्रीमम इन्फीमम की बातें हो रही है, ये तो कॉमनली हर एक क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चंस के बाद एक सेम चीज आता है कि अगर मोनोटोनिक होगा तो, अब मोनोटोनिक की बातें देखो, मोनोटोनिक होगा तो क्या होगा। तो मोनोटोनिक दो तरह का होता है, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो या तो फंक्शंस इंक्रीज करता होगा या डिक्रीज करता होगा, मतलब फंक्शंस या तो इंक्रीज कर रहा है या फंक्शंस डिक्रीज कर रहा है। दोनों कंडीशंस में अगर इंक्रीज कर रहा है तो भी और डिक्रीज कर रहा है तो भी, दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं कि भैया ये मोनोटोनिक है। लेकिन दोनों में से कोई एक ही करेगा, या तो इंक्रीज करेगा फंक्शंस या फिर डिक्रीज करेगा। एक मतलब कि एक सीरीज की बात करते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या है ना, इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे लिए 4 3 2 1 0 -1 -2, ये तो क्या है ना, ये डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर तो ये इसको कहेंगे क्या कि ये भी मोनोटोनिक है, ये भी है मोनोटोनिक, पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ये, क्योंकि मोनोटोनिक में क्या है ना, इंक्रीज कर रहा है, सीक्वेंस क्या है ना, ये इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। और ये वाला जो आपको सीरीज दिख रहा है, ये क्या है ना, डिक्रीज कर रहा है। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दोनों को कहेंगे कि भैया ये भी मोनोटोनिक है और ये भी मोनोटोनिक है। पर अगर ऐसे लिख रहे हैं हम 1 2 3 और फिर 2 3 4 और फिर लिखेंगे 3 4 5, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे डिक्रीज कर गया, फिर यहाँ इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे डिक्रीज कर गया, फिर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं होगा, नॉट मोनोटोनिक होगा। तो मोनोटोनिक जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो या तो इंक्रीज पढ़ेंगे या डिक्रीज, या फिर दोनों साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट है इतना। तो मोनोटोनिक जब भी आएगा, अब क्वेश्चन इस पे आता है, एक थ्योरम भी है हमारा और वीवीआई थ्योरम भी है कि इफ एफ इज मोनोटोनिक on A to B then F belongs to R over A to B। अब आप R over A to B का मतलब समझते हैं कि F क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा, कहाँ से, तो A से लेकर के B के, है ना, ऑन A to B क्लोज इंटरवल A to B, A से लेकर के B तक का जो इंटरवल है, यहाँ पे फंक्शन क्या कहलाएगा, रीमान इंटीग्रेबल। कब होगा, तो जब F मोनोटोनिक होगा। तो सेम पैटर्न आएगा दोनों में, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे ना, तो एक इंक्रीजिंग के लिए या डिक्रीजिंग के लिए, क्योंकि मोनोटोनिक में दो तरह की बातें होगा, एक इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी। तो एक को प्रूफ करेंगे, दूसरा सिमिलरली लिख करके भी लिख सकते हैं। तो लेट अस सपोज दैट एफ इज मोनोटोनिकली ए टू बी और इंक्रीज कर रहा है, तो इक्वल भी हो सकता है यहाँ पे। एंड आप एक मान लीजिए, अगर कांस्टेंट सीरीज होगा तब तो ये एफ ए एफ बी का वैल्यू बराबर होगा। दूसरी चीज में हम लोग मान लेते हैं कि एफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी हो रहा है, मतलब ए पॉइंट पहले इंक्रीज कर रहा है ना, तो पहला वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और बाद वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, फंक्शंस का वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। इंक्रीजिंग है तो बढ़ते हुए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए है मान लीजिए और यहाँ पे क्या है, बी है। तो ये जो अगर पार्टीशंस मान लेते हैं, तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है ना, कि इस पॉइंट पे वैल्यू होगा और इस पॉइंट पे होगा, तो यहाँ पे छोटा होगा और यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिए, एफ ए इज लेस देन एफ ऑफ बी ले लिए हैं। अब एक ले लीजिए कि P इक्वल टू, अब A इक्वल टू x0 पार्टीशन से हमारा कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमेशा लिखा जाएगा रीमान इंटीग्रेशन में। x है जो B है, B एनी पार्टीशन ऑफ A टू B
एंड डेल्टा आर इक्वल टू स्मॉल मतलब x1 x2 है, सब इंटरवल ले लेते हैं कि एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर एंड डेल्टा आर का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, तो एक्स आर माइनस एक्स आर, सब इंटरवल का लेंथ हो जाएगा। आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक होगा, 1 ले लेंगे तो ये सारा का सारा कंडीशन हमारा मिल जाएगा। तो ये पार्टीशंस हो गए, ये कॉमन सी बातें हैं, ये लिखा ही जाता है। अब अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्लोज इंटरवल है ना, बातें पहले वाला भी हो गया। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा और यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज करता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। अब अगर इंक्रीज करते हुए जाएगा तो सुप्रीमम भी मिलेगा और इन्फीमम भी मिलेगा। तो कर लीजिए कि लेट एम आर एंड कैपिटल एम आर है ना बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन एक सब इंटरवल में, तो एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर पे। देखिए क्लोज इंटरवल में क्या है ना कि पहले वाले नंबर पे देखिए यही ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो पहले वाले नंबर पे छोटा वैल्यू देगा, दूसरा अगले वाले नंबर पे बड़ा। तो इन्फीमम सुप्रीमम की बातें होगा तो इस पे आएगा छोटा वैल्यू और इस पे कौन सा वैल्यू आ जाएगा, बड़ा वैल्यू, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है ना। तो इंक्रीज करेगा तो वैल्यू इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। दैट इज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो एम आर एंड एफ ऑफ एक्स आर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। सुप्रीमम और इन्फीमम की बात यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, जितने डेटा दिया हुआ था उतना में हम लोग काम किए हैं। अब यहीं से आ जाइए, नाउ सेम चीजें हैं कि रीमान एंट्री, देखो वो वाला थ्योरम और ये दोनों सेम चीज है। इतना डेटा तो आपको क्वेश्चन से लिखना है, मेनली प्रूफ यहाँ से होगा। यूपी माइनस एलपी का वैल्यू निकालेंगे। यूपी का फॉर्मूला होता है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n और एम आर डेल्टा आर माइनस सिग्मा आर इक्वल टू ये मॉडुलस के साथ लगा दीजिए, स्मॉल एम आर डेल्टा आर, एक साथ सिग्मा ले लीजिए तो आर इक्वल टू 1 to n हो गया और एम आर माइनस डेल्टा एम आर डेल्टा आर माइनस एम आर डेल्टा आर कॉमन ले लीजिए, डेल्टा आर कॉमन है तो आ जाएगा आपको सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n और यहाँ हो गया एम आर माइनस एम आर डेल्टा आर। एम आर माइनस एम आर का वैल्यू एफ एक्स आर माइनस 1 एफ एक्स आर है, ये जो वैल्यू है यही लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू ये जो है ना एम आर स्मॉल एम आर का ये वैल्यू लिख दीजिए तो ये हो जाए एफ आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 और फिर डेल्टा आर। डेल्टा आर का जो वैल्यू है वो रहने दीजिए, डेल्टा में ही चलता जाएगा, ये जो भी आने वाला होगा इसका वैल्यू समेशन में आप तोड़ दीजिए। तो डेल्टा आर का जो सम लिमिटेशंस का जो वैल्यू आएगा वो आप बी माइनस से होता है, ऐसी कॉमनली वैल्यू इसका होता है तो बी माइनस ए रख लीजिए और बी माइनस ए के साथ इसका जो मेनली वैल्यू है इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसके समेशंस को वैल्यू को ना फिलहाल डेल्टा लिख देते हैं। सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n हो गया और एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 हो गया। अब जरा गौर से देखिए तो ये तो डेल्टा रहेगा ही रहेगा, मतलब ये नंबर है बी माइनस ए के फॉर्मेट में। अब आर का वैल्यू 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और ये बढ़ते हुए चले जाइए। जैसे आर का वैल्यू सम है ना, सिग्मा का रूप है ना, तो आर का वैल्यू जैसे हम लोग 1 ले लेंगे तो एफ एक्स 1 माइनस एफ 0 हो गया और फिर प्लस में 2 लेंगे तो एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स 1 हो जाएगा और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या जाएगा तो एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन सी बातें क्या हो रहा है ना, ये जो वैल्यू है कट रहा है। एफ ये देखिए यहाँ से सेकेंड वाला नंबर से सेकेंड वाला नंबर ये कटते हुए चले जा रहा है, इसका ऐसे करते हुए चला जाएगा, ये सारा का सारा कट जाएगा, एक ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा, एफ एक्स 0 होगा ये। ठीक है, तो डेल्टा हो गया, कटते हुए चला जाएगा। अगले वाला देखिए अगले वाले नंबर से कटते जा रहा है, पहले वाला नंबर ई वाले नंबर से कटा है, फिर इसके अगले वाला नंबर इस वाले नंबर से कटेगा। अगर दिक्कत हो तो आप 1-2 पॉइंट्स और लिख करके यहाँ चेक कर सकते हैं, कॉमन सी बातें हैं इसमें।
तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा आपको, एक तो एफ एक्स एन मिला, अब माइनस एक क्या मिला, एफ एक्स जीरो मिला। अब एक बात बताइए, डेल्टा एफ एक्स एन को हम लोग क्या मानते हैं, एक्स एन को मानते हैं, एक्स एन को मानते हैं बी, और एक्स जीरो को मानते हैं ए। तो लास्ट वाला और पहला वाला मिला है, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए हो गया। और यही डेल्टा और एप्सिलन हमारा क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। तो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं कि लेटेस्ट चूज एप्सिलन, यानी कि डेल्टा का वैल्यू या फिर एप्सिलन का वैल्यू। एप्सिलन डेल्टा ही ले लेते हैं, डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये आपने स्वेच्छा के हिसाब से, एप्सिलन भी छोटा है और डेल्टा भी, तो यहाँ पे जैसे हम लोग पुट करेंगे लेस देन और एप्सिलन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए हो गया, ये कट गया, तो बराबर में क्या मिल गया, एप्सिलन, दैट इज यूपी माइनस एल पी इज लेस देन एप्सिलन। ये आ गया आपको। और अगर ये लेस देन है तो कोई खास चीज इसमें नहीं था प्रूफ में, यूपी का वैल्यू फॉर्मूला ये होता है, एलपी का ये होता है, डिवाइड करते चलेंगे। बस एक एम आर का इन्फीमम सुप्रीमम का हम लोग कंडीशंस निकाले हैं यहाँ से, एक इन्फीमम का और एक ये सुप्रीमम का, ये वैल्यू हम लोग क्या किए इसमें पुट, आई बात समझ में, पुट कर दिया। और काटने कूटने के बाद जो बचा, एप्सिलॉन और डेल्टा हमारे लिए क्या है, सब्स्टिट्यूट, मतलब कि आर्बिटरी है, और आर्बिटरी है तो हम लोग अपने स्वेच्छा से बस ये ध्यान रखना है कि वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि जीरो के नियरेस्ट। अब 10-20 वैल्यू नहीं होना चाहिए, जीरो के नियरेस्ट में एनी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जैसे ही आप लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा एप्सिलॉन। और अगर यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन है, दैट इज हम लोग कह सकते हैं, दैट इज तो लिख दिया, हेंस एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ए टू बी, दैट इज एफ बिलोंग्स टू आर ओवर। ठीक है, दो थ्योरम था और दोनों थ्योरम आपके लिए VBI है। इसके बाद डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पे है, बुक होगा अगर आपके पास तो कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। 3-4 रोज में ये रिमांड खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग रहेंगे। आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, क्या सब पूछने वाले। बेस्ट टाइम 1 घंटा पहले कर दीजिए सर। बेस्ट टाइम 8 बजे है, 8 बजे ही रहेगा। 8 से 9 तक चलेगा रिमांड इंटीग्रेशन। और एक दूसरा टाइम आप लोगों को पेपर 8 के लिए दे रहे हैं। पेपर 8 में हमारे पास 3-4 बुक है। पहला तो है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस, थ्योरी ऑफ नंबर्स है, प्रोबेबिलिटी है, स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड ट्रिगोनोमेट्री है। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस ऐसे ही। तो अभी आप लोगों को पेपर 8 के लिए हम स्टार्ट करें न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, आप पढ़िए आराम से। कुछ आज एक का मैसेज आया था कि सर एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट कर दीजिए। एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, देखेंगे। पहले तो आप एक बुक पढ़ के निश्चिंत हो जाइए। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो हम आपको पढ़ा देते हैं, और आसान है, आसानी से आराम से बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि आपको समस्या होगा। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस एकदम ईजी है और बहुत सारा चीज़ है इसमें। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का लगभग आपको 15 से 18 क्लास में आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस खत्म हो जाता है। तो 15-18 में आपको साइड से, और इसका जो टाइमिंग होने वाला है, टाइम आपको हम बता दें। टाइम मॉर्निंग में होगा, और मॉर्निंग में 8 to 9 AM हो सकता है इससे आगे 10 मिनट या 10 मिनट पहले भी हो जाए, या 9 बजे से 8 से 10 के बीच में ही बैचेज होगा। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो इस टाइम के बीच में तो आप बता सकते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना है। बुक आप लोग लालजी प्रसाद का इसका ले लीजिएगा, अच्छा बुक है। देखिए, जो राइटर हम लोग फॉलो करते हैं ना, उसमें लालजी प्रसाद का सबसे ज़्यादा बुक फॉलो करते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है, स्फेरिकल, प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ नंबर्स लालजी प्रसाद का नहीं है। इसीलिए तो थोड़ा आसान, जो लैंग्वेज आप पढ़ते हुए चलते हैं वो आते रहता है। प्रोबेबिलिटी शायद आता है, शायद लालजी प्रसाद का प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स करके। कोई टाइम में आपको अगर कोई दिक्कत हो, 1 से 2 कल सर क्लास रहता है,
तो कोई टाइम बताओ फिर, आप लोग टाइम बता दीजिए। देखिए सारे बच्चे को खुश करना तो पॉसिबल नहीं होता है अगर डबल क्लास करेंगे तो, और इवनिंग में डबल क्लास करेंगे नहीं क्योंकि और भी क्लास रहता है, तो मॉर्निंग में या डे में कर देंगे। पर उसमें कोशिश करेंगे कि आप सभी में से किसी को दिक्कत ना हो। 10 के बाद, हाँ ये भी हो सकता है, 11 बजे से रख सकते हैं, ये भी हो सकता है। हम्म। 12 से 1 बहुत ज्यादा समय हो जाता है, मॉर्निंग थोड़ी है। दस से 11 में किन किन को दिक्कत है, जिनको प्रॉब्लम है वही बोलिएगा। 11 से 12 डे में है पार्ट 1 का क्लास, 22-25 सेशन का नया वाला जो एडमिशन हुआ है का चल रहा है टाइमिंग, 22-25 सेशन के लिए पार्ट 1 का है। 11 से 12 रहता है, इसका टाइम चेंज होगा तो इसमें देख लेंगे, ये तो चल रहा है क्लास इस 11 बजे, ठीक है। ठीक है, कल तक का समय है, कल तक हम कोई टाइम देख करके 10:30 ही देख सकते हैं। कल तक का समय है, आप लोगों को जो टाइम देंगे, जिस टाइम में आपको समस्या हो वो टाइमिंग आप एक बार बस बता दीजिएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आपका टाइम सेट कर दें। क्योंकि टाइम सेट कर देंगे 18 से 20 क्लास लेंगे, पेपर 8 हो जाएगा क्लास, 18 से 20 क्लास में हो जाता है कंप्लीट, काफ़ी है 18 से 20 क्लास। तो कल का टाइम कल तक आप लोगों के पास है, जो जो समस्या, हम एक बार कल आपको टाइम, आज से कल तक में आप एक बार टाइम आपको भेज देंगे, जो आपको टाइम उसमें से चूज करना होगा कर लीजिएगा। ठीक है, सारे लोग को तो पॉसिबल नहीं है, सभी लोगों को खुश करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे हैं जो कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते होंगे, बहुत सारे स्कूल ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारे लोग अपना ट्यूशन्स वगैरह होगा, क्लासेज होगा, उसको देखते हुए हम देखेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर पार्ट 1 11 से 12 वाला अगर थोड़ा पीछे हुआ ना तो 11:30 से कर देंगे। 11 बजे ठीक है, 11 से वंदना को 9 AM से 11:30 से 11:30 से देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। वैसे हम आपको टाइम एक बार कल तक में सेंड कर देंगे। और प्रॉब्लम था वंदना का, एक क्वेश्चन था, एक सेकेंड, चलिए देखिए वंदना सिलेबस खत्म देखिए होगा, आप घबराइए नहीं, वैसे डबल क्लास कर रहे हैं, 5th पेपर में भी तो हम लोग तो खींच ही रहे हैं ना, 8th वाला 18 दिन में हो जाएगा खत्म, फिर 7th चलेगा, 6th चलेगा। अगर कंटिन्यू हम लोग 2 पेपर पढ़ते हैं एक साथ तो 1.5 महीना में कंप्लीट हो जाता है। कंटिन्यू 25 क्लास, अगर 25 से 30 क्लास अगर लगाते हैं ना तो एक पेपर हो जाता है। किसी किसी पेपर में ना टाइम ज़्यादा लगता है, किसी किसी पेपर में टाइम कम लगता है। ठीक है, तो जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, हर एक में टाइम नहीं लगता है। मैकेनिक्स का जो पोर्शन है अप्लाइड का, उसमें समय कम लगता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस अप्लाइड का पोर्शन है, 18 दिन में खत्म हो जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर आज आपका डेट भी आ जाता है एग्जाम का तो भी 18 दिन काफ़ी है। अब 18 दिन को अगर स्पीड करना होगा तो 15 दिन में, 12 दिन में ख़त्म कर दिया जाता है। थोड़ा सा स्पीड 1 घंटा की जगह पे 1.5 घंटा कर दिया जाएगा।
वो समस्या नहीं है। चलिए फिर कल हम आपको बताते हैं, कल तक हम आपको टाइम एक बार ग्रुप में सेंड कर देंगे। जो लोग लाइव नहीं है उन लोगों को भी पता चल जाएगा, और अगर उन लोगों को भी कोई होगा समस्या टाइमिंग वगैरह लेकर के तो क्लियर। बाकी बुक ले लीजिएगा लालजी प्रसाद का न्यूमेरिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है। न्यूमेरिकल एनालिसिस लालजी प्रसाद का आता है बुक, वो ले लीजिएगा। और 1 से 2 रोज में, कल से परसों तक में आपका क्लास हो जाएगा स्टार्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस का। एक क्लास उधर चलता रहेगा, 5th इधर चलता रहेगा। 8th खत्म होगा तो 8th के जगह पे 7th चालू हो जाएगा, और 5th खत्म होगा तो 6th चालू हो जाएगा, और ये चलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में, और अपडेट करते हैं क्लास टाइमिंग का मॉर्निंग का। तब तक के लिए मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, छुट्टी था इसीलिए आप लोग लगता होगा कि 8-10 रोज हम लोग कोई कुछ पढ़े नहीं है, जिसके कारण आपको लगता होगा। बाकी टेंशन नहीं लीजिए, आपसे ज़्यादा हमें भी टेंशन रहता है कि आपका सिलेबस खत्म हो, आपका एग्जाम। सबसे ज़्यादा तो ये बड़ी बातें होता है कि आपका एग्जाम सबसे बढ़िया जाए, ये ना लगे आपको कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया है और हम ना पढ़ाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते।